नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट से प्रदेश की राजनीति गरमा दी है। दरअसल हरदा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने उत्तराखंड की सियासत में फिर पूरी तरह से सक्रिय होने की बात कही। हरीश रावत ने लिखा है कि वो दिल्ली जाकर कांग्रेस नेतृत्व को कर्नाटक की जीत के लिए बधाई देंगे। ये उनका सियासी उद्देश्य से दिल्ली का लगभग अंतिम प्रवास होगा। इसके बाद वो अपने जीवन की शेष शक्ति उत्तराखंड में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने में लगाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 2017 में उनके नेतृत्व में ही उत्तराखंड में कांग्रेस की हार हुई। ऐसे में अगर कांग्रेस का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई का प्रयास उन्हें ही करना चाहिए। इस मामले पर जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत एक कद्दावर नेता हैं और सभी कांग्रेसी चाहते हैं कि उन्हें हरीश रावत जी के अनुभव का लाभ मिलता रहे। तो सवाल ये है कि क्या आगामी चुनाव में हरदा लगाएंगे कांग्रेस की नैया पार? हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं। देश की राजनीति में उनका एक अलग ही स्थान है और राजनीति के जानकार मानते हैं कि हरीश रावत जी अपने आप में राजनीति की चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं और उत्तराखंड की राजनीति में तो उनके कद का कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। सत्ताधारी दल भी इसको भली भांति जानता है और सत्ता को भी जब चाहे उनके अनुभव की जरूरत होती है वो निश्चित तौर पर अपना सुझाव बेबाकी से देते हैं। अब हरीश रावत जी अगर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं या राज्य की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं, ये तो आदरणीय हरीश रावत जी को तय करना है। लेकिन उत्तराखंड में निश्चित ही उनकी सक्रियता लगातार है और अगर वो अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहते हैं, निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है। उनके राजनीतिक अनुभव का, उनके कद का लाभ कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर मिले, ये सभी कांग्रेस जन चाहेंगे और निश्चित तौर पर आदरणीय हरीश रावत जी स्वतंत्र हैं कि वो अपनी जो भूमिका चाहें वो तय कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस जन इससे उत्साहित ही होंगे और उनके राजनीतिक लाभ को लेना चाहेंगे। अब आप ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझसे टिप्पणी कराना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए दो जगह से हारने का रिकॉर्ड कायम किया हो, जिसकी वजह से कांग्रेस आज धरातल पर गई है। और मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तो ये हर की पौड़ी में भजन किया करते थे। तो मेरी तो उनको सलाह है, राजनीति में अब आपके पास कुछ बचा नहीं है और आप हरिद्वार में जाए भजन कीर्तन करें, उनके लिए बेहतर रहेगा। इसका मतलब हरीश रावत जी बहुत दूरदृष्ट आदमी हैं और उनको जो राजनीति से संन्यास लेने की सलाह लोग दे रहे हैं या बार बार मांग कर रहे हैं, उन्होंने तो अचूक बाण चला दिया। उनको पता है कि कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी नहीं और मैं संन्यास लूंगा नहीं, तो इसलिए हरीश रावत जी ने अचूक बाण छोड़ा है। वो संन्यास लेना नहीं चाहते और वो मुझे लगता है कि जब तक जो है जान में जान है वो इसी प्रकार कांग्रेस में घमासान और रार जो है करते रहेंगे। हाँ, इस प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया, कांग्रेस को नकार दिया, तो इसलिए अब हरीश रावत जी तो राजनीति से संन्यास लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने शर्त ऐसी रख दी। उनको पता है ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना भाजपा जो है कभी इस प्रदेश से विदा होगी, ना कांग्रेस आएगी और ना ही हरीश रावत। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। मनोज रावत जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। अजीत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। डीके पाल जी, आप प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ किशोर उपाध्याय, विधायक भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आप इस सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी, जो फेसबुक पोस्ट लिखा गया उसके पीछे का मतलब क्या निकाला जाए? जैसे कहा गया, क्या संन्यास ले रहे हैं, किस तरीके की मंशा उनकी रही होगी पोस्ट लिखते वक्त? देखिए, पीछे का कोई मतलब नहीं, फेसबुक पोस्ट बिल्कुल साफ है और उन्होंने 17 में हार के लिए जिम्मेदारी ली है। 17 में मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन 17 से पहले 16 में इस प्रदेश में बहुत बड़ा एक राजनीतिक भूचाल आया था जी। सरकार गिराई गई थी और इस बात को सब लोग जानते हैं कि माननीय हरीश रावत जी को जो मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का जो मौका था वो नहीं मिल दिया गया जी। और सरकार गिराने का तरीका एक बहुत बड़े धड़े को कांग्रेस से तोड़ करके भाजपा में शामिल करना। देखिए, अब तो बातें साफ हो रही हैं कि 14 के बाद इस देश में जो भी हुआ, आसाम मॉडल कहते हैं कि डरा कर धमका कर अब तो
आंकड़े सामने हैं कि कितने ईडी के कितने सीबीआई के मामले आए और उत्तराखंड में जब सरकार तोड़ी गई तो किस तरह से केंद्रीय बलों का प्रयोग किया गया और क्या क्या उस समय उत्तराखंड में हुआ। तो रावत जी ने ये स्वीकारा कि भाई 17 का चुनाव, क्योंकि वो फिर भी मुख्यमंत्री थे, वो स्वीकार कर रहे हैं कि इतनी बाधाओं के बाद मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उन्होंने चुनाव उनके नेतृत्व में हारा है और अभी उनके पास समय है। देखिए आप जो सक्रियता माननीय रावत जी की देख रहे हैं, मैं उत्तराखंड की राजनीति में उनके समकालीन कोई भी नेता उतना सक्रिय नहीं है और वो हर कार्यक्रम में प्रदेश के हर हिस्से में, और उत्तराखंड का जो ज्ञान उनको है, जो उत्तराखंड के भूगोल को, राजनीति को, मुद्दों को वो जानते हैं। अभी मैं आदरणीय जोशी जी के बयान सुन रहा था, तो वो जो मिलेट कर रहे हैं आजकल, अंग्रेजी में मोटे अनाज को मिलेट कह रहे हैं, मिलेट ईयर है ये, वो जब हरीश रावत जी कोदा झंगोरे की बात करते थे मोटे अनाज की, तो ये लोग हंसते थे। आज रावत जी के कंसेप्ट को ढोल नगाड़े बजा करके, ढोल दमों बजा करके मिलेट यात्रा निकाल रहे हैं। तो देखिए हरीश रावत विचारक हैं उत्तराखंड के मामले में, वो जो विचार देते हैं वो मील का पत्थर बनता है। अब आप टिप्पणी कर सकते हैं, देखिए हरीश रावत जी को आप नापसंद तो कर सकते हैं, लेकिन हरीश रावत जी ने जो अपने मेहनत के दम पर, जो तजुर्बे के दम पर 55 साल का राजनीतिक अनुभव, विभिन्न प्रकार का अनुभव जो लिया है, उसके दम पर उन्होंने जो उत्तराखंड की राजनीति में स्थान बनाया है, उन्हें आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल। किशोर उपाध्याय जी, सर मैं आपके पास आऊंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये जो फेसबुक पोस्ट लिखी गई है हरीश रावत जी द्वारा, क्या मंतव्य इसका निकलता है और क्या समझते हैं आगामी चुनाव में कितना इसका लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है? मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पहली बात तो ये है जी। और खंडवाल जी का, वो मेरे छोटे भाई हैं और उनका बड़ा आग्रह था कि नहीं मैं इसमें जुड़ूं। जी। पहली बात तो ये है। और संभवतः कभी जब मैं कुछ लिखूंगा जी। तो मैंने एक छोटी सी 2 लाइन लिखी थी, एक तो उत्तराखंडियत पे जी। और एक मैंने लिखा था 1984 का वाकया, उसमें एक दूसरी पोस्ट में जिसमें मैंने राजा मीठी का जिक्र किया था। जी। और 84 में अगर कुछ इस तरह का निर्णय हो जाता तो संदर्भित व्यक्ति कहीं होते ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है, मैं जब 17 में जब हम लोग हारे और मैं अध्यक्ष था, मैंने, शायद आप लोगों को जानकारी होगी, मैंने एक बात कही थी कि हमको आप उस समय आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। जी। वो कोई करना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात ये है। 16 की बात हुई तो शायद इनको, हमारे छोटे भाई हैं, इनके टिकट में मेरी भी थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो उस समय अगर हम लोकतंत्र बचाओ यात्राएं नहीं करते तो 7 विधायक और जा रहे थे। उन्होंने तो जब देखा कि किशोर उपाध्याय सड़क पर इतना रेला लेकर के आ गया है, अगला संदर्भित जो व्यक्ति है वो तो जो है डिप्रेशन में अपने वहां बैठ गए थे घर पे। वे लोगों को भेजता था कि नहीं भाई उनको डिप्रेशन से निकालो, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। देखिए मेरा इससे कोई मतलब नहीं है और इस सब पर अगर मैं बहस करूंगा तो मेरे विचार से किशोर उपाध्याय के कंधे नहीं होते तो अब तक बहुत से लोग जो हैं वो राजनीति से जो है कहीं होते नहीं, किसी पटल पर और किसी परिदृश्य पर। हमने कभी कहा नहीं कि हमने किसके लिए क्या किया है। और उत्तराखंड के बारे में, राज्य के बारे में, राज्य आंदोलन के बारे में सभी लोग भली भांति जानते हैं, जो भी इसमें भाग ले रहे हैं सज्जन। मैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और एक छोटा मोटा सिपाही भी मैं इस सारे उसमें रहा हूँ, लगभग 77 से मैंने बहुत नजदीक से चीजों को देखा है। और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मैं उन सब चीजों को लोगों के सामने लाऊं, उससे बहुत से लोगों को बहुत परेशानी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की कांग्रेस में राजनीति चल रही है वो उनको किसी मुकाम पर किसी को भी ले जा पाएगी। बिल्कुल। सर बहुत गलतफहमी में बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और डीके पाल जी, आपके पास आऊंगी सर। शॉर्ट में पहले तो ये जानना चाहूंगी कि आप क्या मानेंगे, अभी आपने किशोर उपाध्याय जी को सुना, वो कहीं ना कहीं इस पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए, लेकिन ये पोस्ट वाकई में बहुत कुछ कहता है आगामी चुनाव के लिए।
देखिए, उत्तराखंड के विषय में हरीश रावत जी का बयान आना जी निश्चित रूप से उनकी पीड़ा को दर्शाना है। जी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वैसे तो एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं, जिनको मौका मिला जी उज्जवल उत्तराखंड बनाने के लिए, एक बसता उत्तराखंड बनाने के लिए, उत्तराखंड जिन सपनों के लिए देखा गया था, एक बहुत बड़ी महारथी हमारी बड़ी बहन सुशीला बलोनी जी अभी हमारे बीच से गई हैं, जो प्रथम राज्य आंदोलनकारियों में थी। और मैं कहूँगा जो उन लोगों ने सपना देखा था 42 शहादत होने के बाद, जब उत्तराखंड को उन्होंने स्वर्णिम तक की ओर जाते हुए देखने का जो सपना देखा था, उसको धूमिल करने में मैं बिल्कुल बड़े ईमानदारी से उस बात को रखना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनके नेता जो अभी जिन्होंने पोस्ट डाली है हरीश रावत जी ने, वो भी इसमें शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री बने हैं 5 से 6, वो भी इसमें शामिल है, जिसने उत्तराखंड के सपनों को तोड़ा है। और मैं कहता हूं बार बार ये तोड़ते ही जा रहे हैं। एक पोस्ट आने से कौन सा भूचाल आ गया, कौन सी आफत आ गई कि वो उनके बयान से पूरा उत्तराखंड हिल जाएगा? भाई, आपको मौका नहीं मिला क्या? आप मुख्यमंत्री नहीं बने क्या? आपकी 2 बार सत्ता में सरकार रही नहीं क्या उत्तराखंड के अंदर? किया तो कुछ भी नहीं ना। अब आप आए भूचाल मचाएंगे, ये करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी बड़ी गंभीरता से इस बात को लेती है। इन लोगों ने, दोनों ने राज्य को ठगा है, नौजवानों के रोजगार, नौकरी को ठगा है। उसमें ये मुख्यमंत्री भी शामिल है जिन्होंने आज बयान दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो, उत्तराखंड के विषय में दोनों फेल है, पूरी तरह से फेल है। इसलिए तीसरे विकल्प की यहाँ जरूरत आन पड़ी, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। हम भले ही जीते ना हो, लेकिन हमारी सोच 42 शहादतों के प्रति, उनकी संवेदना, उनके सपनों के प्रति संजीदा है हम लोग, और उसके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अजीत सिंह, मैं आपके पास आऊंगी सर। जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, एक बार फिर कहीं ना कहीं हरीश रावत ने चिंताएं बढ़ा दी होंगी बहुत लोगों के मन में, कि जो लोग सोच रहे थे शायद अब कहीं ना कहीं संन्यास ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सक्रियता फिर से दिखाने की कोशिश इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? जी, हरीश रावत जी जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं और जिस तरह का उनका तजुर्बा है, ये उम्मीद करना कि वो संन्यास ले लेंगे, ये तो उनको जो लोग नहीं समझते वो इस बात पे भरोसा कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं भी रहे राजनीति में, तब भी जो उनकी भूमिका है और जो उनका असर है यहाँ की राजनीति पे, वो बना रहेगा। दूसरी बात, जहाँ तक ये फेसबुक पोस्ट का सवाल है, ये अगर आप देखें पिछले 1-2 साल से, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ महीनों से, फेसबुक पोस्ट और बाकी गतिविधियों के जरिए हरीश रावत जी ने अपने आप को एक तरह से रिलॉन्च करने की कोशिश की है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी कार्यक्रम भी जो है धर्मपुर विधानसभा में करते हैं, जो कि हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आता है। साफ तौर पे हरिद्वार को लेके उनकी तैयारियां हैं, क्योंकि हरिद्वार से हरक सिंह रावत भी टिकट के दावेदार हैं, बाकी और भी। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से अपने आप को एक रिलॉन्च और नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने आप को और सामने लाने की उनकी कोशिश है, और ये उनका एक स्टाइल है। और इसमें वो फेसबुक पोस्ट का भी सहारा लेते हैं। बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, उनके पोस्ट जो लिखने का तरीका होता है, बहुत सारी चीज़ें बिटवीन द लाइन्स होती हैं, जिसमें उनको जो कहा जा रहा है सीधे सीधे उसका मतलब वो नहीं होता। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें जो है, जो नहीं कही जा रही है, वो कहने की कोशिश की जाती है। तो वो उनका एक स्टाइल है। और ये बात है अपने आप में कि वो एक बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं इस प्रदेश के, और तमाम चुनाव हारने के बावजूद उनका एक रिलेवेंस बना हुआ है जी। लेकिन इन सब बातों के अलावा एक जो बड़ा इशू ये है कि इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद जो पार्टी का संगठन है कांग्रेस का, क्या उसको उनका कोई लाभ मिल पा रहा है? क्या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है, और हम उत्तराखंड के बराबर में ही हिमाचल में कांग्रेस जीती है, यहाँ भी जीत सकती थी, बहुत प्रबल संभावनाएं थी, कुछ कमियां रही होंगी उनकी अपने लेवल पे पार्टी की। तो जिन कारणों से वो जीत नहीं पाई, तो क्या इस पिछले 1 साल के अंदर उसमें कोई तब्दीली आई है? क्या उसमें मंथन किया है? वो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही कांग्रेस के लेवल पे। बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान केदार सिंह रावत जी, पूर्व विधायक भाजपा से जुड़ चुके। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में।
सर, आपका वक्तव्य जानना चाहूंगी। जिस तरीके से एक बार फिर से हरीश रावत ने एक फेसबुक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की राजनीति से मैं संन्यास ले रहा हूं और अब किसी तरीके से प्रदेश में सत्ता वापसी के प्रयास करूंगा। जो कांग्रेस की हार हुई थी 2017 में, अब कहीं ना कहीं उसकी बेहतरी के लिए काम करूंगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो हरीश रावत जी का निजी मामला है, उसमें मैं कोई टिप्पणी इस तरह से नहीं करना चाहूँगा। जी। हाँ, राष्ट्रीय राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करता है जी। तो उसके लिए तो जो है राजनीति है। पार्टी की राजनीति करते हों, चाहे हम किसी भी जन मुद्दों की राजनीति करते हों, तो राजनीति होती है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि साहब राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है हम, या क्षेत्रीय राजनीति में नहीं है, या राज्य की राजनीति में नहीं है। तो खैर, हरीश रावत जी एक वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के भी, देश के भी। तो मैं उनके व्यक्तिगत उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। मनोज रावत जी, सर, जिस तरीके से पोस्ट आया है, सिर्फ पोस्ट ही नहीं, जो आगामी चुनाव हैं कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इस लिहाज से, क्योंकि हरिद्वार से अगर बात की जाए, कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर ही अंतर्कलह है। हरक सिंह रावत भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरक सिंह रावत तो ये भी कहते हैं कि क्योंकि हमारा नाम ह से शुरू होता है, रावत हैं, हम साथ में काम कर चुके हैं, इसलिए हरीश रावत राम बनकर मुझे भरत की तरह उत्तराधिकारी अपना बना दे, क्योंकि उनका सही मायनों में उत्तराधिकारी मैं हूँ। देखिए, पहला तो जो आदरणीय हमारे बड़े भाई हैं रावत साहब, माननीय विधायक जी, उन्होंने कहा कि राजनीति तो राजनीति होती है। देखिए, हरीश रावत जी वर्तमान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी मेंबर हैं, जो कांग्रेस की जो शीर्ष, जो सबसे एपेक्स बॉडी है राजनीति में कांग्रेस के संगठन के अंदर, और जनरल सेक्रेटरी भी हैं जी। तो मुझे जो लगता है कि वो इन दायित्वों से, जो देखिए, अगर राष्ट्रीय राजनीति की बात उन्होंने करी है, क्योंकि वो अपना अधिक समय उत्तराखंड में देना चाहते हैं जी। तो मैं, देखिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति शब्द प्रयोग किया, हो सकता है उन दायित्वों से मुक्ति चाह रहे हों और वो अपना ध्यान। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो हरिद्वार की आप बात कर रहे हैं कि साहब वो हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो देखिए, हरिद्वार के वो पूर्व सांसद रहे हैं, उस नाते स्वाभाविक है उनका। और हरक सिंह जी भी हमारे पूर्व नेता हैं और पार्टी में सबको अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन रावत जी की सक्रियता सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि वो चीनी मिल के लिए धरने पर बैठे और पूरा 2 दिन का धरना किया और बात को आंशिक रूप से मंगवा के छोड़ा। देखिए, आज जो सरकार की स्थिति है उसमें जो देनदारी उस मिल पे थी, दिवालिया हो चुकी है वो मिल, उस पर, उस स्थिति में 20-25 करोड़ रुपया, 20-21 करोड़ रुपया निकालना भी एक संघर्ष के बाद, वो हरीश रावत जी के संघर्ष के बाद निकला, जब वो बैठ गए और नहाए भी वो। देखिए, उनकी सक्रियता इससे देखी जा सकती है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं कि उन्होंने स्नान भी वहाँ से किया। क्या आपको नहीं लगता कि जब भी नेतृत्व की बात आती है इस प्रदेश में और हरीश रावत जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं ना कहीं अंतरकलह सामने आने लगती है, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, कई बार मुखर भी नजर आ चुके हैं, हालांकि अभी वो दोनों साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप ही लोगों की पार्टी के अंदर अंतरकलह देखने को। देखिए, मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा बयान प्रीतम सिंह जी का हो जो उन्होंने रावत जी को लेकर के किया हो। उन्होंने कहा था कि अगर 2017 में युवाओं को साथ लेकर चलते तो शायद पार्टी की इतनी बड़ी हार नहीं होती या फिर वो हालत नहीं होती। युवा बड़ा तुलनात्मक शब्द है। मैं किसी की तुलना में युवा हूं और मेरी तुलना में कुछ और लोग युवा हैं, तो वो देखिए, उनका अनुभव रावत जी के साथ साथ आदरणीय प्रीतम सिंह जी का भी अनुभव बहुत लंबा है। उत्तर प्रदेश के समय से विधायक हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन मुझे कहीं पर नहीं लगता। देखिए, इंटरप्रिटेशन में कहीं पर हो सकता है कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन उनके शब्दों का कुछ हो, लेकिन मैं जानता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक राजनीतिक संस्कृति की परंपरा के व्यक्ति हैं। पारिवारिक उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक है और राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से जो लोग रहते हैं वो कभी शब्दों का गलत चयन नहीं करते हैं। तो मेरी दृष्टि में तो प्रीतम सिंह जी ने तो कभी
उनका रावत जी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है। डीके पाल जी, आपके पास आऊंगी। पंजाब का चुनाव आप लोगों ने जीता, वहां पर हरीश रावत जी को जिम्मा दिया गया था कि आप पंजाब का चुनाव लड़वाएं, लेकिन वहां पर वो समीकरण नहीं बैठे और चुनाव हार गई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को उसका मौका मिल गया। क्या आपको लगता है कि अगर उत्तराखंड में पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी सक्रिय ऐसी बात नहीं हरीश रावत, लेकिन पूरी तरह से अगर सक्रिय हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी उत्तराखंड में? नहीं, देखिए हमारे ये स्पष्टतम रूप से सबको जग जाहिर है कि उत्तराखंड में कांग्रेस कभी एक स्थान पर, एक पटल पर नजर नहीं आई संगठन को लेकर के। उनमें कहीं ना कहीं खींचतान प्रॉपर बनी रही है और उत्तराखंड के अंदर सबसे भारी नुकसान संगठन का में इनका आपस का खींचतान का मामला ही रहा है जी। पहला। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों में उत्तराखंड के लिए एक भी स्वर्णिम ऐसा कार्य नहीं किया जो हरीश रावत जी सीना ठोक के ये बोल सके कि मैंने ये काम कर दिया है। देखिए, कार्यकर्ता भी इसी राज्य के, कांग्रेस के हैं चाहे किसी और के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी तो राज्य आंदोलनकारियों की भूमिका में वो रहे हैं, उनको भी तो चिन्हीकरण का मामला था जो इन्होंने नहीं निपटाया। फिर आप गढ़वाल के 4 जिले 5 जिले और 4 जिले 5 जिले हमारे कुमाऊं के पहाड़ों पर बसते हैं, वो सारे लोग लगातार इस बात को कहते रहे कि हमारी राज्य की अस्थायी राजधानी गैरसैंण को आप स्थापित करें। अस्थायी राजधानी आपने कोई स्टैंड नहीं लिया हरीश रावत जी ने, और कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया। अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आदरणीय किशोर उपाध्याय जी अपनी बात करके गए हैं, लेकिन उनसे पूछ लीजिए उन्होंने उत्तराखंड के विषय में कितनी गंभीरता से कोई स्टैंड लिया हो। इस राज्य के अंदर हमारा श्राइन बोर्ड, जो आज हम सवाल खड़े करते हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर, क्योंकि सत्ता में आज वो हैं, हम श्राइन बोर्ड का गठन नहीं कर पाए उत्तराखंड के अंदर। इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद और इतने बड़े बड़े विधायक होने के बाद हम अगर उत्तराखंड के सपनों पर बात नहीं करेंगे, विषयों पर बात नहीं करेंगे, उसके एस्टेब्लिशमेंट पर बात नहीं करेंगे, तो फिर हम कर्जदार हो जाएंगे। हम कर्जदार हुए, उसमें भी हरीश रावत जी का हाथ रहा। 3 साल 2 साल मुख्यमंत्री रहे वो। तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ा फायदा हरीश रावत जी से या भारतीय जनता पार्टी के कई मुख्यमंत्रियों से उत्तराखंड को अभी नहीं मिला। आप कर्जा लेते रहिए और हम लोगों को कर्जदार बनाते रहिए, उत्तराखंडी को कर्जदार बनाते रहिए, इससे राज्य का भला नहीं हुआ। इसलिए आइए कितने भी बम फोड़ दें, चाहे फेसबुक का, चाहे इंस्टाग्राम का, चाहे कोई भी, लोगों की नजर में अगर आप हीरो हैं, आपने कुछ किया होता, तो निश्चित रूप से आपकी जो मान्यता है वो बढ़ती, लोगों के बीच में बढ़ती। लोगों को कोई मतलब नहीं हरीश रावत जी कांग्रेस में रहे ना रहे, क्योंकि ऐसा काम उन्होंने कोई नहीं किया। बिल्कुल, आगे भी लगातार हम इस चर्चा में बने रहेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जो फेसबुक पोस्ट हरीश रावत जी ने लिखा है इसके मायने क्या हैं, और एक बार वो सक्रिय हो जाते हैं पूरी तरीके से प्रदेश की राजनीति में, तो कितना फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, सर मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने राजनीति देखी है जब से प्रदेश बना है तब से लेकर अब तक, हरीश रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल, कहा जाता है कि अगर कांग्रेस इस प्रदेश में जिंदा है तो हरीश रावत जी की कहीं ना कहीं उसमें रणनीति रही है। क्या कहेंगे इसका आगे आने वाले समय में, क्या ये रणनीति कांग्रेस के नैया पार लगा पाएगी? देखिए, उसमें दोनों ही बातें हैं। लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनको जो कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं हो पाई, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका है। लेकिन हाँ, राज्य में एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते उनका अपना कंट्रीब्यूशन है और उसको लोग स्वीकार भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो मैं समझता हूँ जो हालिया उनका जो पोस्ट वगैरह है जिस पे बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेट के लीडर हैं कांग्रेस के या धड़े हैं सो कॉल्ड, वो उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है उनसे, क्योंकि वो अपना जो गोल पोस्ट है वो केंद्रीय राजनीति या राष्ट्रीय राजनीति की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जो अंततः लोकसभा जिसका जो रास्ता है वो लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से होके गुजरता है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं वो एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदाज में। लेकिन हरीश रावत जैसे व्यक्ति का राज्य में थोड़ा भी कम एक्टिव होना या अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में की तरफ ज़्यादा
लेके जाना राज्य के लिए मैं नहीं मानता कि बहुत, विपक्ष के नाते, क्योंकि वो जिस तरह की आवाज़ हैं और अगर उनको और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उम्र की भी बाध्यताएं हैं या और जो चीज़ें हैं, बट ऐसी आवाज़ों को और मुखर होके राज्य में जिस तरह की सरकार चल रही है, कोई भी सरकार चले तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और मुझे लगता है कि और मजबूती के साथ जो जिस तरह से राज्य सरकार चल रही है, यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है और जो देखिए जोशीमठ में कितना बड़ा कई महीने से वो चल रहा है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। एनवायरमेंटल क्राइसिस से ये राज्य जूझ रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे ये राज्य जूझ रहा है और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस तरह की जो बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, जो ये समस्या है, इनमें विपक्ष को और मजबूत होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए था, तो उसमें बिखराव देखने को मिल रहा है ये। जी अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, जिससे से आपने कहा हर पार्टी में हर नेता जो है अपनी आइडियोलॉजी से काम करता है, सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, लेकिन चुनाव के समय पर तो सब ऐसा लगता है कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। चुनाव से पहले ये जो आइडियोलॉजीज हैं कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर या कोई और फैक्टर्स को लेकर ये टूट नज़र आती है और अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बढ़ती हुई नज़र आती है। क्या ऐसी चीज़ है जो अगर कांग्रेस करे तो आगे आने वाले चुनाव में शायद इससे उनको कोई सोल्यूशन मिले या अपनी इस प्रॉब्लम से वो निजात पा सके? देखिए, जो लोग राजनीति में होते हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, कोई भी समूह है, चाहे वो कोई सामाजिक समूह है, चाहे वो राजनीतिक समूह है, देखिए गुटबाजी और राजनीति तो उसमें होगी, क्योंकि वो व्यक्ति तो राजनीति करने ही आया है। हम ऐसा कैसे मान लें कि वो आपस में राजनीति नहीं करेंगे? तो वो तो होगा। लेकिन होता क्या है कि जो आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या और जो मेन लीडरशिप है, वो उसको कंट्रोल कर सकती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी में गुटबाजी नहीं है या आम आदमी पार्टी में गुटबाजी नहीं, गुटबाजी तो होगी, क्योंकि वो लोग तो राजनीति करने के लिए ही हैं। जैसे ये कहना है, जैसे पत्रकार है, पत्रकार तो खबर लाने के लिए है, तो वो तो खबर अपने मीडिया संस्थान की भी उसी तरह से लीक करता है या देता है या शेयर करता है, तो वो तो करेगा, वो उसका काम है। लेकिन मेन मुद्दा इसमें यह है कि जिस तरीके से विपक्ष का आज दायित्व है और राज्य की जनता ने तो जिन लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया, और वो बहुत बड़ा परसेंटेज है राज्य का, उनकी जो उम्मीदें हैं उनको कहां तक पूरा कर पा रही है कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप। दूसरी बात जो गुटबाजी की आपने की है, उसमें बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है जो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है उसका भी रहता है, क्योंकि वो भी चाहती है कहीं ना कहीं, वो क्लियर मैसेज नहीं देती कि भाई ये लीडरशिप इसके हाथ में। वो भी दो तीन चाहती हैं कि, और अलग अलग पार्टी इस तरह का भी कर रही हैं, वो दो तीन लीडरशिप के पिलर खड़े करती हैं और जो आपस में टकराते भी रहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति भी किसी एक व्यक्ति को बहुत, जो राष्ट्रीय लीडरशिप है वो किसी एक व्यक्ति को बहुत मजबूत होने नहीं देती। किसी को मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं रहती, जिसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है उसके बाकी लीडरशिप उसके पीछे है। तो वो गुटबाजी एक क्लियर मैसेज ना होने की वजह से भी होती है, जिसका कांग्रेस संगठन को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। केदार रावत जी, सर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए जानी जाती है, अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। आप लोग हमेशा जब भी कांग्रेस की बात आती है तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट, ये मान लीजिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं अब कोई विपक्ष नहीं है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष नहीं है आपके सामने और आप कोई भी चुनाव आसानी से जीत सकते हैं? देखिए, जहाँ तक संगठन की बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो संगठन को देख रहे हैं लोग राष्ट्रीय स्तर से प्रांत स्तर तक, वो जो है अपना पूरा समय उसमें देते हैं समर्पित होकर के और संगठन को बढ़ाते हैं बूथ स्तर तक। मैं देखता हूँ यहाँ करके, क्योंकि मैंने तो कांग्रेस को भी देखा है, मैं कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री भी रहा हूँ संगठन में, तो कांग्रेस को भी देखा और यहाँ भी देखा है। तो यहाँ तो रात दिन वो लगे हुए हैं, कभी पन्ना प्रमुख बना रहे हैं, कभी बूथ पालक बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं किसी न किसी उससे। लेकिन कांग्रेस में संगठन के स्तर पे थोड़ा सा जोड़ने वाली बात कम चल रही है। और कांग्रेस का जो सिद्धांत है वो लीडर बेस्ड है, कि लीडर के साथ जो लीडर है आगे, वो चाहे विधानसभा क्षेत्र का हो, चाहे गांव का हो, चाहे ब्लॉक का हो, उसके साथ अपनी टीम रहती है और लीडर बेस्ड जो है पार्टी है। और इधर जो है कैडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बुनने में लगे हुए हैं, 24 घंटे जोड़ने में लगे हुए हैं। तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल अंतर है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, अब जैसे अभी बात आ रही थी आदरणीय हरीश रावत जी की, तो एक मैं इस बात को
स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वो एक संघर्षशील नेता। जब वो मुख्यमंत्री थे तो हमारा अनुभव है कि रात को 2-2, ढाई बजे तक भी हम लोग मिलते थे और 2:30 बजे के बाद भी वो ये पूछते थे कि कोई और तो बाहर बैठा हुआ नहीं है। और सुबह जब मिलने जाते तो 6 बजे तैयार थे, धोती पहन के तैयार रहते थे। तो ये एक जन नेता की निशानी है, लेकिन अकेले एक व्यक्ति से वो नहीं चलने वाला है। और सबके सब जब तक ये संगठन नीचे तक नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए जन मुद्दे कहिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि जन मुद्दों के का निराकरण किया जाए, कोई सॉल्यूशंस निकाले जाएं। सरकार जो है उस तरफ कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसे कई मुद्दे छूट जाते हैं करते करते भी। तो उसके लिए एक मुखर आवाज़ जो विपक्ष की होनी चाहिए, मुखर आवाज़ जो होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। देखिए अभी हरीश रावत जी देखता हूँ मैं उनको अभी भी, आज भी जो है इस अवस्था में भी वो सड़क पर जो है उससे हैंडपंप से नहा रहे और खुले में बैठ रहे हैं धरने पर इस मौसम में, जबकि मक्खी मच्छर वगैरह कितने का प्रकोप अलग है। तो अभी मतलब संघर्ष उनके उसमें है जी। लेकिन अन्य मुद्दों में अन्य जगह पे कहीं दिखाई नहीं देता। ये एक फॉर्मल जैसे हो जाता है कि चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल हैं, चाहे अन्य पार्टी हैं, एक फॉर्मल जैसे विपक्ष की बात चल रही है। अगर किसी मुद्दे को उठाना होता है तो कई बार मैंने ये देखा है कि जब तक मीडिया के कैमरे वाले जमा हुए तब तो जो है 100-200 लोग जमा हैं, और जैसे ही मीडिया वाले खिसके तो उससे पहले खिसक जाते हैं। तो यानी कि सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए जो है विरोध हो रहा है, या जनता के मुद्दे को लेकर के कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता। और वो संघर्ष की भावना तो जो हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई कोई जन संघर्षों के लिए कोई राजनीतिक दल लड़ रहा हो। तो ये एक आज के उसकी जो है वो सच्चाई है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से मैंने निवेदन किया है कि हरीश रावत जी तो संघर्ष में लगे हैं इस अवस्था में भी। मनोज रावत जी, सर कितना इत्तेफाक रखते हैं आप केदार रावत जी की बात से कि कहीं ना कहीं एक जो फॉर्मल विपक्ष की बात जहां पर होती है, एक मजबूत विपक्ष नजर नहीं आता है, सिर्फ मीडिया के सामने दिखाने के लिए होता है। देखिए अब देश की राजनीति को अगर आप देखें 14 के बाद देश की राजनीति में जो ट्रेंड आया है कि पहला तो विपक्ष को खत्म किया जाए, दूसरा जन आंदोलनों को कोई मतलब तरजीह ही न दी जाए। अब आप ये देखिएगा कि अभी हाल में अभी 10-15 दिन नहीं हुए हैं, एक माननीय मंत्री जी ने जो अनुशासित पार्टी की बात कर रहे हैं भाई साहब, संगठित और अनुशासित पार्टी की बात, ये इतिहास में कहीं नहीं होगा कि एक मवाली और सड़क छाप जैसे मवाली करते हैं सड़कों पर। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था एक वीडियो लड़कों का युद्ध का, कहीं सहसपुर या कहीं देहरादून में था, वो वीडियो सामने आया था। ऐसा वीडियो आया एक मंत्री जी का, और वो कार्यकर्ता पिटने वाला भी गौ भक्त था। वो जा भी रहा था गौ, उसका स्टेटमेंट ये है वो गाय के लिए, वो गाय गौ भक्त है, आरएसएस का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और 20 साल से आरएसएस की सेवा कर रहा है। वो पिट गया बहुत, मतलब जो उसको मारने का तरीका था वो इतना निर्दयता पूर्वक था। हमारे यहाँ कहते हैं कि मिल करके, जैसे कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि अठवाड़ के बागी जैसा मारा गया, और उस पर प्रदेश में कोई हलचल नहीं हुई, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि न्याय अपना काम करेगा। न्याय अपना काम ये करेगा कि एफआईआर में उनका नाम भी 3 दिन बाद दर्ज हुआ, नाम ही एफआईआर में नहीं आया, और आज तक के वो जांच कितने आगे बढ़ी है कोई पता नहीं चल रहा है। तो आप ये कहते हैं 2014 के बाद से एक कल्चर आया है विपक्ष खत्म करने का, तो क्या विपक्ष फिर उससे डर गया है या पीछे हट गया है? नहीं डरा है। देखिए आज भी ऋषिकेश में वो व्यक्ति जो पिटा वो भारतीय जनता पार्टी और संघ का है, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ रहे। अंकिता में ये हुआ। देखिए अंकिता जो में बहुत बड़े इश्यूज हैं, अंकिता वाले मामले में कांग्रेस हर कदम पर गई,
कांग्रेस घर पर गई, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के दबाव का असर है, लेकिन जो सरकार ने जो कहा था कि साहब हम त्वरित गति से न्याय दिलाएंगे, आज तक के न्याय नहीं मिला है। स्पीडी कोर्ट की भाई साहब, हमारे आदरणीय भाई साहब माननीय विधायक जी वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं जी। ये कहा गया कि साहब तेज न्याय दिलाने के लिए हम न्यायालय से प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने पूरी लड़ाई लड़ी, जो मुद्दे जो विपक्षी भूमिका में तो भारतीय जनता पार्टी भी रही है ना सर, तभी तो जाके 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन अन्ना हजारे के सामाजिक आंदोलन को, जिसमें आपके केजरीवाल साहब सबने जो दिल्ली में जो धरना दिया और जो कहा था कि साहब 2G स्कैम हो गया, जो ये कहा गया कि कोल स्कैम हो गया, जो बाद में और जो संस्थाएं संवैधानिक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब की रिपोर्ट, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे उस समय कैग थे, उनकी रिपोर्ट पर एक माहौल जो देश में बनाया गया, वो कोर्ट में तो सब कहीं सिद्ध नहीं हुआ, सब साफ निकले। और 2G के बाद जो 4G स्कैम आया, अभी 4G में जो रेट आए हैं, देखिए कंपैरेटिव अगर आप करेंगे तो आज 4G में उतना पैसा नहीं मिला जितना उस समय 2G में मिला था। आप कोर्ट में आपने देखा कि कुछ भी करप्शन के कोई चार्ज प्रूफ नहीं हुए, और जो कैग उस समय के थे उनको फिर से पुरस्कार दे करके इस बात से इत्तेफाक रखूंगी कि आप लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, इश्यूज को लेकर मुखर नज़र आते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो बात लोगों तक पहुंच नहीं रही है, इम्पैक्ट नहीं कर रही, आप लोगों को नुकसान हो रहा है? देखिए, इम्पैक्ट नहीं, देश का जो माहौल है, देखिए देश में जो परसेप्शन बनता है मीडिया से बनता है। आज देश के, मुझे ये कहते हुए गुरेज नहीं है कि मीडिया का क्या रोल है देश में, और आप ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मीडिया की स्वतंत्रता है उसके इंडेक्स में जो इंटरनेशनल एजेंसीज इसको नापती हैं, वहाँ देश की स्थिति दिन प्रतिदिन, मतलब एक साल में आप 11 अंक और नीचे आ रहे हैं। आप मतलब मीडिया की स्वतंत्रता में के इंडेक्स में आप सिर्फ अफगानिस्तान, ईरान, उत्तरी कोरिया ऐसे देशों से ऊपर हैं कि जहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं, जहाँ पर तानाशाही शासन है, ठीक है ना। तो आप देखिए, जो ये अनुशासन की जो बात करी है, भाई साहब ने अनुशासन की बहुत अच्छी बात करी, लेकिन अब अनुशासन तार दिख रहा है। आप कर्नाटक में अनुशासन देखिएगा, और उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, हम दूर क्या जाएं, उत्तराखंड में मैं गवाह हूँ इन चीज़ का कि 3 आपको मुख्यमंत्री बदलने पड़े, 2 बार आपके विधायकों को लेकर के जयपुर चले जाते थे, तो वो भी भाजपा थी। देखिए, ये दौर भाजपा में तानाशाही का है, और कुछ लोगों की तानाशाही चल रही है, जिसका जो जिस जकड़न से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लोग मुक्त हुए हैं। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी से पूर्व उप मुख्यमंत्री, कितने मंत्री, कितने संसद सदस्य चुनाव से पहले छोड़ करके उस संगठन मतलब अनुशासित दल को छोड़ करके कांग्रेस में आए। देखिए, ये समय की बात है, ये समय में हर, और जो चुनाव हारने की बात है, अटल जी भी चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों पर थी, लेकिन कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने अपने चुनाव लड़ने के जो वैचारिक तरीके थे, शासन चलाने के, सरकार चलाने के तरीकों को कभी नहीं त्यागा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास की कहीं चुनाव में, अभी इस चुनाव में देखिए कहीं विकास की बात हुई है तो बताएं। ठीक है, डीके पाल जी, आप कुछ कह रहे थे। बहुत अच्छी विचारधारा के रूप में आप अपनी बात रख रहे हैं माननीय मनोज रावत जी, लेकिन उनसे पहले मैं आदरणीय पूर्व विधायक केदार सिंह जी की बात पर थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, जो जीता वैसे तो वही सिकंदर कहा जाता है। संगठन आपके पास है, संगठन कांग्रेस के पास में जैसा भी है, आम आदमी पार्टी के पास में संगठन है, लेकिन मैं समझता हूँ जो जीता वही सिकंदर है। यदि आपका संगठन इतना मजबूत है, आप इतने ताकतवर हैं, पन्ना प्रमुख तक आप बना रहे हैं, तो फिर दिल्ली के एमसीडी में 15 साल रहने के बाद में आपका क्या असर हुआ? अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कर्नाटक से, वो आंकड़े क्या आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में मजबूत है। अब तो सरातल की ओर जाने की ओर है। लेकिन ये बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी का जो संगठन उत्तराखंड में मजबूत होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम उसमें अभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं इस बात को, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई पहली बार,
यदि हम सत्ता का उपभोग कर रहे हैं तो हम जिम्मेदारी के साथ हमको उसका उपभोग करने की आवश्यकता है। हमारे मुद्दे, जिन मुद्दों पर उत्तराखंड मांगा गया, जिसके लिए 1996 में लोकसभा के चुनाव का बहिष्कार किया गया, उसके बाद 42 आदतें, तमाम लोगों का उत्पीड़न, लाठी चार्ज और बेघर उस समय के नौजवान, 90 के दशक के हजारों नौजवान जिनको नौकरी पर जाना था, काम पर जाना था, अपना रोजगार करना था, उस आंदोलन की चपेट के कारण वो आज चपरासी की नौकरी कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारी का तमगा लेकर के। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायकों को, ठीक है आप विधायक रहे हैं और आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होगा, लेकिन उत्तराखंड के सपने कहां साकार हुए मान्यवर, इस पर भी तो चिंता करिए। 2022 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जब अपनी किस्मत आजमाई थी सर, उस वक्त भी तो आपने दिल्ली मॉडल लाके रखा था जनता के सामने कि जब आप आएंगे तो मुद्दे रिजॉल्व होंगे। तो क्या वजह है कि आपको मौका नहीं मिला, जनता ने मौका नहीं दिया आपको? बिल्कुल सहमत हूं मैं, हार जीत एक लोगों के परसेप्शन पर होती है और लोगों की जनता जनार्दन है, वो जिसे जिताएगी जिताएगी। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी का नंबर आएगा, लेकिन जहां हम जीते हैं 11 महीने 15 महीने भारतीय जनता पार्टी का एक आंकड़ा आप उत्तराखंड का उठा लीजिए, पंजाब का उठा लीजिए, हम 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज वहां उतार चुके हैं। 657 आज का रिकॉर्ड है मेरे पास। हम मोहल्ला क्लिनिक जो हम कहते हैं करते हैं, बिजली हमने फ्री दिया, पानी हम वहां फ्री दे रहे हैं, किसानों को बिजली फ्री दे रहे हैं, उसके बावजूद हम पंजाब का कर्ज उतार रहे हैं। यही हमने उत्तराखंड में कहा था। लेकिन अगर उत्तराखंड में सारी चीजें फ्री हो गई तो जो कर्ज हम पर ऑलरेडी चढ़ा हुआ है उसका क्या करेंगे हम? कहाँ फ्री हुई है सारी चीजें? क्या उत्तराखंड, आप ये कह रहे हैं कि आपने दिल्ली में बिजली फ्री की, पानी फ्री की, अगर यही मॉडल हम लोग उत्तराखंड में लेकर आए तो कैसे सक्सेस होगा, जबकि ऑलरेडी हम पे इतना कर्ज है? क्यों नहीं होना चाहिए? कैसे पॉसिबल होगा आप बताएं? टैक्स के रूप में लेकर के उसको बंदर बाट कर रहे हैं, उसको हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो आपको अच्छा लगेगा? जो सरकार पंजाब की वहां रह करके उस जनता के पैसे को जनता के बीच में लगा रही है, वो आपको बुरा लग रहा है? ये कैसी राजनीति हो रही है देश के अंदर? भाई जो काम कर रहा है उसको आप आगे नहीं बोलेंगे कि हाँ इन्होंने काम किया, इनको वोट दीजिए, इसलिए हम जनता के पास जाते हैं। उत्तराखंड पिछड़ रहा है तो आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में सरकार ना आने के कारण से पिछड़ रहा है। हम आएंगे, लड़ेंगे, संगठन भी बनाएंगे, लेकिन जो इन्होंने 20 साल में बेघर कर दिया, क्षैतिज आरक्षण को निस्तर नाबूद कर दिया, जो कहते हैं ये मिलकर के दोनों बारी बारी से भाई उत्तराखंड के संसाधनों को आपने लूट लिया। एक बार भी रावत जी ने ये नहीं कहा कि हम 10 साल सत्ता में थे, हम काम करने में पिछड़ गए। और माननीय विधायक जी केदार सिंह रावत जी क्यों बोलेंगे, वो तो सत्ता में। चाहे आंदोलन की आप बात कर रहे थे, जितना आंदोलन आपको चल रहे हैं, देश के खिलाड़ी बैठे हैं दिल्ली के अंदर, सर क्या हो रहा है उस पर जरा एक बार बोल दीजिए आप। वो आतंकवादी है क्या? जिस दिन वो मेडल लेकर के आए थे, प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट उनको ऑटो में बैठा करके प्रधानमंत्री जी कार्यालय बुलाया था, सबसे पहला माला उन्होंने लगाई थी। भाई अब कहा क्या कीड़े उछल गए उनके ऊपर, उनकी बात पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, तो कहने करने में कथनी में जो फर्क है भारतीय जनता पार्टी का, वो वाकई बहुत ज्यादा भयंकर, मतलब बहुत नुकसान। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। अजीत सिंह जी, सर मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी फाइनल कमेंट की। ये जो हमने मुद्दा उठाया था, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहेंगे कि अगर हरीश रावत जी पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं इस प्रदेश की राजनीति में, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट राजनीति में पड़ेगा और ख़ास तौर पर कांग्रेस में पड़ेगा? क्या कांग्रेस इससे अपनी नैया पार लगा पाएगी या फिर उसका उल्टा होगा? देखिए वो अभी भी एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो अभी एक्टिव नहीं है। सवाल ये है वो किस तरह के एक्टिव हैं और उसका डायरेक्शन क्या है। बिल्कुल मैं संक्षेप में अपनी बात बता रहा हूँ बिल्कुल कि हरीश रावत जी संघर्षशील व्यक्ति है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। जिस तरह से अभी वो ये जो चीनी मिल पे जो आंदोलन चल रहा था उसमें शामिल हुए, जो उनका जैसा केदार सिंह रावत जी ने भी बताया, उनके संघर्ष से सब परिचित हैं, उनके अनुभव से भी सब परिचित हैं। लेकिन जो कांग्रेस की जो हार हुई है पिछले 2022 के चुनाव में, वो इसलिए नहीं हुई कि लोग परिचित नहीं थे उनके संघर्ष से या उनके व्यक्तित्व से या उत्तराखंड के बारे में उनकी जो सोच विचार है उससे नहीं। कांग्रेस हारी है वैचारिक लड़ाई में। कांग्रेस जिस लड़ाई में हारी है उस मोर्चे पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये सक्रियता उन कारणों को एड्रेस करते हुए होगी जिसकी वजह से कांग्रेस आ रही है, तो फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा जी। अगर ये सक्रियता उसी तरह किसी और डायरेक्शन में जाएगी तो कांग्रेस को उसका उतना फायदा नहीं मिलना है, क्योंकि कारण कुछ और है।
हरीश रावत जी के व्यक्तित्व से, उनके सोच से, उनकी जो संघर्ष करने की क्षमता है, हाँ इतना जरूर है, अगर वो और अभी भी एक्टिव है। मैं तो मानता हूं कि इस उम्र में इतना एक्टिव होना हर किसी के बस की बात नहीं है। और कांग्रेस के जो युवा लीडरशिप है, जो और लोग आ रहे हैं कांग्रेस में, उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन पता नहीं कितने लोग उनसे प्रेरणा लेते होंगे, लेकिन लेनी चाहिए। जो कांग्रेस में नहीं है उनको भी लेनी चाहिए, बिल्कुल, ये उनके लिए। लेकिन जहां तक पार्टी की फायदे नुकसान का बात है, वो क्योंकि जंग वैचारिक थी, अगर उसको एड्रेस नहीं करेंगे, विचार के स्तर पे नहीं जाएंगे, तो कुछ नहीं होने जा रहा। बिल्कुल। केदार सिंह रावत जी, सर शॉर्ट में फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। ये देखिए, मैं तो अभी थोड़ा सा 1 मिनट इसमें लूँगा। अभी पाल साहब ने भी कहा, हमारे भाई मनोज रावत जी ने भी कहा कि इनका जो है संगठन अगर मजबूत है तो कर्नाटक में, हिमाचल में ऐसी स्थिति क्यों कर्नाटक में क्यों होने जा रही है, हिमाचल में क्यों हुई। मेरा कहना यह है कि देखिए, संगठन अपना काम करता है, लेकिन चुनाव में जिताने और हराने का काम जो है जनता करती है। अगर संगठन मजबूत होने से ही जो है सब चुनाव जीत जाते, तब तो सारा संगठन का उसे हो जाता, जनता का तो कोई रिलीवेंसी नहीं रह जाती, वो तो असंगत हो जाती। तो निर्णय जनता का होता है। अब जहाँ तक हरीश रावत जी वाली बात है, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि ये अब कांग्रेस पार्टी का और उनका मामला था, तो मुझे उसमें ज़्यादा नहीं कहना है। हरीश रावत जी के लिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो एक संघर्षशील जन नेता हैं, लेकिन ये है कि निर्णय लेने में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि फर्म डिसीजन जो है होना चाहिए, और समय से डिसीजन होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है संगठन को भी बढ़ाया जाना चाहिए, साथियों को भी साथ लेके चलना चाहिए। तो ये सारी राजनीतिक वो है। बिल्कुल। डीके पाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से जब सत्ता में आप रहते हैं, आप जो काम करते हैं वो लंबे समय तक आप याद किए जाते हैं जी। आप मुख्यमंत्री रहे, इस पर आप पर इसलिए आप पर सवाल है, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि राज्य पिछड़ा है, कर्जदार हुआ है, तो आप भी भागीदार हैं। दूसरी चीज, आप सक्रिय रहते हैं, नहीं रहते हैं, उससे तो ये तो आपका ही फायदा होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का फायदा होने वाला है, लेकिन राज्य का क्या फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो जनता देखती है। बिल्कुल। मनोज रावत जी, फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे सर, अगर ऐसा होता है जो हरीश रावत जी ने कहा है, किस तरीके से कांग्रेस इस पे आगे काम करेगी? देखिए, निश्चित रावत जी ने संगठन के रूप में चाहे राज्य बनते समय कांग्रेस को मजबूत किया है जी। या मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्य में, और दूर क्या जाऊं, मेरा तो केदारनाथ तो 13 की आपदा के बाद खत्म हो गया था। तो जो राजनीतिक ये कहते थे कि साहब 15 साल तक की अब केदारनाथ यात्रा नहीं होगी, वो रावत जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि 1 साल में यात्रा चला करके दिखाया। और बहुत काम है रावत जी के। देखिए, गैरसैंण की बात हो रही है, तो गैरसैंण में जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया रावत जी का है, तो उनके अनुभव का हमें बहुत खुशी होगी कि उनके अनुभव का लाभ हम लंबे समय तक लें। और जो कसक उनके दिल में ये है, और पूरे राज्य की जनता के दिल में ये कसक है कि बहुत कम समय और बहुत कठिनाई से भरा समय उनको मुख्यमंत्री के रूप में मिला। अगर वो पूरा मिलता तो वो एक इस राज्य की दशा और दिशा को कुछ और ही करते। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो पोस्ट लिखी गई थी हरीश रावत द्वारा, उसके क्या मायने हैं, और कोशिश यही की जाएगी कांग्रेस की तरफ से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुभवों का फ़ायदा आगामी चुनाव में लिया जाए। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आगे इस पर क्या कार्रवाई करती है, किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करती है आगामी आने वाले चुनावों पर। फिलहाल क्वेश्चन आवर